हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कनिष्का कौशिक। वेलकम यू ऑल ऑन टॉपर स्टॉप। सो गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये हमारा लास्ट लेक्चर है आज की सोशल सिक्योरिटी का, और इसके बाद हमारा सोशल सिक्योरिटी का जितना भी स्टैटिक पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर जो है हम एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को डिस्कस करेंगे। जो हमारे एक दो पॉइंट मुझे लगे कि ईपीएफओ के रह गए थे वो मैंने इसके अंदर डाले हैं, और एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम जो है उसको डिस्कस करेंगे, एंड लास्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को करेंगे। तो गाइज इसके बाद सोशल सिक्योरिटी कंप्लीट हो जाएगी। क्रैश कोर्स जो सोशल सिक्योरिटी का है वो मैं मार्च के स्टार्टिंग वीक में लेके आऊँगी, तो जल्दी लेके आऊँगी। एक चीज़ जो कई स्टूडेंट्स कह रहे हैं प्लेलिस्ट से रिलेटेड, तो प्लेलिस्ट जो है यार वो रीअरेंज हो चुकी है। तो अगर आपको कहीं भी कुछ नहीं जाना है तो आप यूपीएससी ईपीएफओ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे एक बुक रिव्यू व्लॉग है 5 to 6 मिनट्स का, उसके ऊपर जितनी भी वीडियोज़ है वो आप देख लीजिए। और उसके बाद भी आपको अगर कोई टॉपिक है वैसे जनरल वे में आपको करना है तो उसके आप नीचे की वीडियोज़ को देख सकते हैं, वहाँ से आपका पूरा कोर्स जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, मैंने कल जो है एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, जब मैंने हिस्ट्रिकल चीज़ें बताई थी आपको कि कौन से ऐसे प्रेसिडेंट थे जो कि 1929 के लाहौर सेशन को उन्होंने प्रेसाइड किया था आईएनसी के। तो शिवानी सिंह जो है उन्होंने सबसे पहले सही आंसर दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो थे ऐसे पर्सन जिन्होंने कि 1929 के आईएनसी के लाहौर सेशन को प्रेसाइड किया था। तो वेरी गुड शिवानी, आप हमेशा अच्छी आंसर देते हो और सही आंसर देती हैं। सो ऐसे ही करते रहिए अपनी प्रिपरेशन, जरूर आप जल्दी अपना ड्रीम अचीव करेंगे। तो शुरू करते हैं ईपीएफ से कि बिल्कुल सिंपल भाषा में कि ईपीएफ होता क्या है। तो एक सिंपल सी चीज़ कि ईपीएफ जो है वो एक सेविंग स्कीम है जो कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952 के अंदर की जाती है। ठीक है, तो जस्ट एक वन वर्ड कि ईपीएफ क्या, इट इज़ अ सेविंग स्कीम। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरी चीज़ जो आपको अपने प्रीलिम पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखनी है वो ये है कि ये किस टाइप की बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो हमने लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है, कहीं भी इसका जिक्र नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में। तो ऑब्वियसली ये किससे बनाई गई है, एक्ट से बनाई गई है 1952 के। तो ये किस तरीके की बॉडी हो जाती है, स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है। एक चीज़ आप ये समझिए, अगर कहीं भी कोई बॉडी जो है वो एक्ट के अंदर बनाई गई है, जैसे कि यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो बिना कुछ क्वेश्चन को देखे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल में जाएं, अपना दिमाग लगाए, स्टैट्यूटरी पे टिक कर दीजिए, वो फिर बॉडी उसी टाइप की हो जाती है। ठीक है, इसको किसके अंडर रेगुलेट किया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उसके अंदर किया जाता है। तो ये जस्ट बेसिक्स पॉइंट्स इसके। उसके बाद जो है ये किस तरीके से एडमिनिस्टर होते हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज़ है, इतना सारा वर्कलोड है, तो क्या बस एक ईपीएफओ के अंदर 15-20 एम्प्लॉयज़ रख के उसको चलाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो है उसका फॉर्मेशन किया जाता है, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। इसके अंदर उसकी क्या कॉम्पोजिशन है, क्या उनको काम करने पड़ते हैं, किस तरीके से ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट होती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो होते हैं वो एडमिनिस्टर और मैनेज करते हैं। और ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं इनके अंदर 3 तरीके के लोग होते हैं। पहली पार्टी जो होते हैं जिनको कि नाम पार्टी का दिया जाता है, तो यहाँ पे जो पहली पार्टी होती है वो होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं वो कुछ पार्ट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयर्स जो भी किसी एस्टेब्लिशमेंट के, एक चीज़ आप समझिए कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता है वो एक टाइप की एस्टेब्लिशमेंट, मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ एक फैक्ट्री के लिए, मतलब कि उस टाइप की एस्टेब्लिशमेंट में जितनी आती है उनके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बनाया जाता है। तो उनके अंदर से जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका नंबर आगे हम डिस्कस करेंगे, ये तीनों मिलकर जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ को बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है एक पहले आपको विड्रॉल के बारे में पता होना चाहिए कि ईपीएफ से आप अपना अमाउंट विड्रॉ कैसे कर सकते हैं। तो जो मेंबर्स होते हैं जिन्होंने कि ईपीएफ के अंदर अपना एलिजिबल होते हैं वो, या फिर अपनी सेविंग्स की होती है, तो जब वो 55 ईयर्स के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं अपनी, या फिर अटेन कर लेते हैं 55 ईयर्स की एज जो है, उसके बाद जो है वो ले सकते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब 58 ईयर्स तक उनको यहाँ पे वेट नहीं करना, 55 ईयर्स के बाद ही वो यहाँ से अपनी जो भी विड्रॉल है या फिर बेनिफिट है वो ले सकते हैं। उसी के साथ मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है उसकी जॉब छूट गई, चाहे उसने खुद वो जॉब छोड़ दी या उसकी किसी और वजह से वो जॉब छूट गई, तो उसके 1 महीने बाद जो है वो 75% तक जो अपना अमाउंट है उसको विड्रॉ कर सकता है अनएम्प्लॉयमेंट के बाद। पर एक यहाँ पे स्पेसिफिक होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए उस पर्सन की। उसके बाद मतलब 2 महीने वो अनएम्प्लॉयड रहा और उसके फिर 1 महीने बाद जो है, मतलब टोटल 3 मंथ्स हो गए, उसके बाद 75% अमाउंट वो विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है वो परमानेंटली अब्रोड सेटल हो रहा है और वो अब दोबारा इंडिया में वापस आएगा ही नहीं, तो वो अपनी सारी सेविंग्स जो है वो निकाल सकता है। और उसी के साथ मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है
जो 54 ईयर एज पे पहुंच गया और उसको पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो 54 जब वो 54 ईयर्स का होगा तो वो 90% जो फंड होगा उसको विड्रॉ कर सकता है, और जो बच गया 10% फंड उसको वो 1 साल बाद जब वो 55 ईयर्स का हो जाएगा तब विड्रॉ कर सकता है। अब इसके अंदर अमेंडमेंट क्या लाई गई है, तो देखिए कोविड-19 के जो अभी क्राइसिस हुए हैं, ये मैंने पेंशन स्कीम में भी आपको बताया था, बट जिन्होंने वो नहीं देखी तो गाइज प्लीज़ सोशल सिक्योरिटी अच्छे से अपनी कंप्लीट कर लो। तो यहाँ पे जो EPF सब्सक्राइबर्स होते हैं वो जब विड्रॉ करते हैं तो वो बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस जो 3 मंथ्स का होता है, या फिर जो उनकी PF मनी होता है उसका 75% पोर्शन, मतलब कि इन दोनों में से जोन सा भी कम होगा वो विड्रॉ कर सकते हैं। और ये क्या होगा, एक नॉन रिफंडेबल एडवांस होगा कि इसको रिफंड नहीं किया जाएगा, और ये स्पेसिफिकली कोविड-19 क्राइसिस के लिए अलाउड किया गया है, वरना ऐसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो एम्प्लॉयमेंट है उन्होंने अपनी एक नोटिफिकेशन, इसका आपको नाम याद नहीं रखना है, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए, कि नोटिफिकेशन को इशू किया था जिससे कि इस नॉन रिफंडेबल एडवांस को विड्रॉ करने की परमिशन दे दी गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हमने पढ़ा था उसमें क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये बनाया कैसे जाता है, सबसे पहले तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपने ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन निकालती है कि भाई इस डेट के बाद जो है एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ जो है एक स्पेसिफिक टेरिटरी के लिए बनाया जाएगा इस एक्ट के अंदर, और फिर जो भी पर्सन एज मेंबर्स होते हैं उनको नाम देती है। कौन कौन से पर्सन यहाँ पे होते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है। ये चीज़ याद रखनी है कि जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होता है, ये एम्प्लॉइज़ या एम्प्लॉयर्स की कैटेगरी से नहीं होता है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, उसी के साथ एक सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर भी होता है। ये जो होता है CEO भी होता है, और उसके साथ ये एक्स ऑफिस होता है। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है वो ऑफिस के अंदर रह के ड्यूटी करता है, या एक्स ऑफिस होता है, तो ये एक्स ऑफिस होता है। उसी के साथ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ये तो करी ही करे अपॉइंट, उसी के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने जो टोटल ऑफिशियल्स हैं, यहाँ पे जो ऑफिशियल्स होंगे वो A ग्रेड के IAS ऑफिसर्स या फिर जो B ग्रेड के इंस्पेक्टर्स होते हैं उनमें से होंगे टोटल 5 जो हैं ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किए जाएंगे। अब बात आ जाती है कि और क्या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स के लिए 15% को रिप्रेजेंट करती है, और फिर स्टेट्स के लिए भी नॉमिनेशन करती है ऑफिसर्स के। उसके बाद आ जाते हैं एम्प्लॉयर्स के ऊपर। मैंने बताया था कि एक एस्टेब्लिशमेंट जो होते हैं, एक टाइप ऑफ एस्टेब्लिशमेंट होती है, उसके लिए ट्रस्टी बोर्ड होता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स जितने होते हैं उनमें से टोटल 10 एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो इस बोर्ड का हिस्सा होते हैं। इनको अपॉइंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता है। ये देखिए, आप नॉमिनेट नहीं किया जाता है, सिर्फ अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और किसके बाद ये अपॉइंटमेंट की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले कंसल्ट करती है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से जो एम्प्लॉयर की ऑर्गेनाइजेशन है कि क्या आपके एम्प्लॉयर को यहाँ पे अपॉइंट करना सही रहेगा। उन दोनों के बीच साठगांठ बैठ जाती है, और उसके बाद 10 जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में अपॉइंट कर दिया जाता है। फिर बात आती है एम्प्लॉयज़ की, जो थर्ड पार्टी यहाँ पे फॉर्म करती है। तो एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में से जो 10% होते हैं, अगेन उसी तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ से अपनी बात करती है कि क्या इन्हें अपॉइंट करना सही होगा, और फिर उनकी अपॉइंटमेंट कर देती है। इन दोनों केसेस में अपॉइंटमेंट हो रही है, नॉमिनेशन नहीं हो रहा है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि जो भी टर्म एंड कंडीशन किसी मेंबर ऑफ बोर्ड के ऊपर लगते हैं अपॉइंटमेंट के टाइम में, जिस टाइम पे हुआ है, किस प्लेस पे हुआ है, क्या प्रोसीजर उसको फॉलो करना है अपने मीटिंग्स के लिए, वो सारे इसी स्कीम के अंदर, जो EPF स्कीम है उसके अंदर बताए जाते हैं, और उनको वही चीज़ें जो है सारी फॉलो करनी होती है। अपनी मर्जी से ना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर दे सकती है, और ना जो ट्रस्टी बोर्ड है वो खुद काम कर सकता है, उसको स्कीम की सारी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। उसी के बाद जो है सेंट्रल बोर्ड जो होता है वो एडमिनिस्टर करता है फंड्स को, जो भी EPF का फंड होता है वो सारे एडमिनिस्टर करना, और उसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा वो सारे काम यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ही देखेगा। सेंट्रल बोर्ड जो होता है वो उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है जो भी प्रोविज़न इस स्कीम के अंदर दिए गए हैं, जैसे कि फैमिली पेंशन स्कीम हो गया और इंश्योरेंस स्कीम हो गया। तो ये दोनों जो स्कीम्स है ये आपको याद रखने कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी किसके प्रोविजंस को फंक्शंस करता है, तो फैमिली पेंशन स्कीम और इंश्योरेंस स्कीम। नेक्स्ट आता है कि जो सेंट्रल बोर्ड है उसको सिर्फ ये नहीं है कि फंक्शंस को देखना है, उसके साथ उनको अपने प्रॉपर अकाउंट्स जो होते हैं वो भी मेंटेन करने होते हैं कि कितनी उनकी इनकम हुई है, कितना उन्होंने खर्च किया है, एक्सपेंडिचर हुआ है यहाँ पे, और किसको करना होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को वो किस तरीके से करेंगे, CAG की हेल्प से जो है वो इस तरीके के प्रॉपर अकाउंट्स करेंगे, उनकी ऑडिटिंग होगी, और फिर रिपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी। तो यहाँ पे जो सेंट्रल बोर्ड
का जो भी अकाउंट्स होते हैं जो उन्होंने प्रिपेयर करे होते हैं अपने इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए, उसका हर साल एनुअली ऑडिट किया जाता है। ये वाला पॉइंट आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि ऑडिटिंग कैसे होती है, हर साल होती है, किसके थ्रू होती है, जो CAG ऑफ इंडिया होता है उनके थ्रू होती है। और उसके बाद उनको बताना होता है कि कितना एक्सपेंडिचर जो है उन्होंने यहाँ पे खर्च किया है ऑडिट के टाइम में, किसको, CAG के को। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अगर मान लीजिए कि कोई जो पर्सन है, कोई सॉरी जो CAG है वो नहीं है फ्री कि वो वहाँ पे जाके कर सके, उनकी ऑडिटिंग कर सके, तो उस टाइम पीरियड में जो है CAG किसी और पर्सन को भी अपॉइंट कर सकता है इन दिस कनेक्शन कि आप जाइए और वहाँ पे उनका जो भी एक्सपेंडिचर है उसका ऑडिट कीजिए। ठीक है, तो उसी के साथ जो सेंट्रल बोर्ड होता है उसके पास भी ये राइट होता है कि वो प्रिविलेज होते हैं कि वो इस कनेक्शन में अपना ऑडिट CAG से अपॉइंट कोई भी पर्सन जो होता है उससे करा सकता है। इस टाइम में उनको क्या क्या अपने डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, तो यहाँ पे मतलब कि CAG के थ्रू क्या क्या चीज़ें डिमांड की जाती है। तो जो बुक्स का प्रोडक्शन है, अकाउंट्स उनके होते हैं, कलेक्टेड वाउचर्स होते हैं, डॉक्यूमेंट पेपर्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ऑफिस की ये इंस्पेक्ट की जाती है ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। फिर जो है अकाउंट्स होते हैं सेंट्रल बोर्ड के, उनको सर्टिफाई किया जाता है CAG के थ्रू जो कि अपॉइंट किए जाते हैं, और उसके बाद जो है ये रिपोर्ट किसके पास फॉरवर्ड की जाती है, सेंट्रल बोर्ड के पास की जाती है। सेंट्रल बोर्ड फिर उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट होती है, चाहे इसका ऑडिटिंग CAG खुद करे या वो अपने किसी नॉमिनेटेड पर्सन के थ्रू कराए, इस रिपोर्ट पे जो कमेंट्स होते हैं वो CAG के ही होते हैं। ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो ये है कि जो सेंट्रल बोर्ड जो है उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करे कि किस तरीके से वो काम कर रहा है। ऑडिटिंग तो है ही है, उसके साथ वो किस तरीके से काम करता है, कैसे वो मैनेज कर रहा है, किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, ये जो एक एनुअल रिपोर्ट होती है और इसकी कॉपी जो होती है वो सेंट्रल बोर्ड को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजनी होती है आफ्टर विद द रिपोर्ट ऑफ CAG। तो जब ऑडिटिंग रिपोर्ट आ गई उसके साथ एनुअल रिपोर्ट है, इनको मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फॉरवर्ड कर दिया जाता है और फिर जो है ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट्स के सामने रिपोर्ट्स रखी जाती है। अब बात करते हैं कि ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट यहाँ पे कैसे होता है, कि जो हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट पार्टी थी, तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो सबसे पहले CPF कमिश्नर को अपॉइंट करता है जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होता है, बट ये एक्स ऑफिसो होता है, और इसका जो काम होता है वो होता है कि जो बोर्ड है उसका एक जनरल कंट्रोल करना और उसी के साथ उसका सुपरिंटेंडेंस भी करना, मतलब उसका सुपरविजन करना जो है वो हो गया काम किसका, कमिश्नर का। उसी के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक फाइनेंशियल एडवाइज़र को या चीफ अकाउंट्स ऑफिसर को भी अपॉइंट कर सकता है ताकि वो जो कमिश्नर है उसकी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करने में हेल्प करे। उसी के साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऐसे ये देख के कि कितने ऑफिसर्स उस टाइम चाहिए मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, और उनकी पे स्केल देख के कि एक मैक्सिमम पे स्केल देखी जाती है और यहाँ पे एक लिमिटेशन लगाई जाती है कि जो ऑफिसर्स यहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे वो A ग्रेड या फिर जो B ग्रेड के ऑफिसर्स नहीं होने चाहिए। मतलब जो मैंने बात कही थी ना आपको कि ऑफिसर्स IAS ऑफिसर्स या B ग्रेड के होंगे, वो होंगे जो कमिश्नर की पोस्ट पे होंगे। ये वाले जो ऑफिसर्स हैं जैसे कि एडिशनल सेंट्रल CPF ऑफ कमिश्नर हो गया, डिप्टी प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हो गया, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इस तरीके के जो होंगे ये इनकी एक मैक्सिमम पे स्केल देखी जाएगी और फिर उसके बाद इनको अपॉइंट किया जाएगा ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छी तरीके से हो सके। ठीक है, यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट की जाती है CPF कमिश्नर और फाइनेंशियल एडवाइज़र के अलावा जो है वो कोई भी पे स्केल ग्रुप A या ग्रुप B का नहीं होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। अगर मान लीजिए कि जो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट है वो UPSC से कंसल्टेशन करता है कि हमें देखिए ऑफिसर्स की कमी हो रही है और हमें कोई ऐसा ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा जिसमें ग्रुप A या ग्रुप B के पे स्केल का हो पर्सन, तो फिर UPSC अगर उनको परमिशन दे देती है तो उसके बाद वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं। उसी के साथ जो है कंसल्टेशन उनको और क्या करनी पड़ती है अपॉइंटमेंट के टाइम में, कि अगर मान लीजिए कि ये जो A ग्रेड का या B ग्रेड का ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट किया जा रहा है तो उस टाइम पीरियड में उसका जो टाइम पीरियड है वो 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो एटलीस्ट 1 साल के लिए टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे काम करेगा। वो IAS सर्विस का होना चाहिए, मतलब जब वो अपॉइंट किया जा रहा है तो वो एक IAS ऑफिसर होना चाहिए, और उसी के साथ जो है उसने सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अंदर ग्रुप A या ग्रुप B की पोस्ट में सर्विस की हो, ये उनकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। अगर बात करते हैं स्टेट बोर्ड की, ये तो हम सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बात करें, तो अगर हम स्टेट बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अप्रूवल से जो है इस तरीके के स्टेप्स या फिर जो स्टाफ्स है उनको अपॉइंट किया जाता है। जो मेथड होता है रिक्रूटमेंट का, सैलरी का, अलाउंसेस का, CPF का, वो सारा का सारा जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है और सैलरी और अलाउंसेस जो होता है वो फंड के थ्रू ही इनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाता है मेथड रिक्रूटमेंट, अलाउंसेस का, सैलरी का, इन सब का मतलब कि जो ये और ऑफिसर्स हमने डिस्कस किए थे ना, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ही किए जाते हैं।
यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अगर मान लीजिए कि जो सैलरी यहाँ पे थी, मान लीजिए कि 50,000 रुपये सैलरी थी, ठीक है, 50,000 रुपये नहीं दे पाई है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी वजह से, या फिर उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो कोई भी डिपार्चर जो है अगर वो अपने सेट रूल से करना चाहती है, ऑर्डर से करना चाहती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो मतलब कि सॉरी जो बोर्ड है वो करना चाहता है, तो उस टाइम में उनको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा, उसी के बाद वो कोई भी अमेंडमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। उसी के साथ जो पे स्केल होता है ऑफिसर्स का और एम्प्लॉयज़ का, वो ये देखा जाता है कि सेंट्रल बोर्ड के अंदर उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उनका मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और उसी के बेसिस पे उनका पे स्केल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डिसीजन दिया जाता है और फिर डिसाइड किया जाता है। जो मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, सैलरी और अलाउंसेज, डिसिप्लिन होता है, वो सारे जो होते हैं वो बोर्ड के अंदर कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, और ये भी स्टेट गवर्नमेंट जो भी कंसर्न होती है उसके अप्रूवल के बाद होते हैं, स्टेट बोर्ड के अंदर, ना कि सेंट्रल बोर्ड के अंदर। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, डेट इज इडली को। तो यहाँ पे जो इडली होता है वो हर एम्प्लॉय के ऊपर जो है अप्लाई खुद पे खुद हो जाता है, अगर उस पर्सन की एक बेसिक सैलरी जो है वो ₹15,000 रुपीज़ पर मंथ है। तो एक तो आपको ये अमाउंट याद रखना है। उसी के साथ जो है अगर मान लीजिए कोई पर्सन है उसकी बेसिक सैलरी 15,000 15 रुपीज़ पर मंथ से ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे एक कैपिंग की गई है कि यार आप ये देखो कि अगर 15,000 से ज़्यादा हो गई तो उसकी सैलरी कितनी भी हो सकती है, तो उसको कितनी सेविंग्स प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे तो ईपीएफ का नुकसान हो जाएगा, ईपीएफओ का नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए कोई पर्सन है उसकी सैलरी ₹15,000 से ज़्यादा एक्सटेंड होती है, तो उसको जो मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा वो कैप लगा दी गई है उसके ऊपर, मतलब कि ₹6 लाख से ज़्यादा उसको बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर उसकी सैलरी 15,000 से ज़्यादा है। तो उसी के साथ जो है एक जो एम्प्लॉय होता है अगर वो ईपीएफओ के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, सेविंग स्कीम में दे रहा है, तो उसको कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन अपना इडली में देने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने आप ही, अगर आप ईपीएफओ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो इडली में चला जाएगा, वो बस ईपीएफ में अपना कंट्रीब्यूशन दे दे। उसी के साथ जो है एक बोनस भी प्रोवाइड किया जाता है इडली के अंदर, और वो जो बोनस का अमाउंट होता है वो रुपीज़ होता है 1,50,000। तो ये 1.5 लाख का अमाउंट भी आपको याद रखना है। उसी के बाद अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 20 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, उसको अपना रजिस्टर ईपीएफ के साथ करना होगा, ये बात हम जानते हैं सभी। तो यहाँ पे जो अकाउंट होता है वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाता है इडली स्कीम के लिए भी, तो आपको कोई भी इडली में कंट्रीब्यूशन नहीं करना है। उसी के साथ जो है कवरेज, जो इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड की जाती है इडली के थ्रू, उसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं दी गई है। मतलब कि यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब कि अगर ये कंडीशन होगी तो ही हम आपको इंश्योरेंस कवरेज देंगे या प्रोटेक्शन देंगे, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी एक बार इंश्योर्ड हो गया पर्सन इडली के अंदर, तो राउंड द क्लॉक अराउंड द वर्ल्ड, मतलब कि पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाए, किसी भी टाइम आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। उसी के साथ मान लीजिए अगर कोई एम्प्लॉयर है वो इडली मतलब ईपीएफ के अलावा भी कोई इंश्योरेंस स्कीम में ऑप्ट करता है, तो फिर जो बेनिफिट उसको प्रोवाइड किए जाते हैं तो वो इक्वल ही किए जाते हैं इडली के अंदर। उसी के साथ जो प्रोविजंस इडली के हैं वो ये है कि जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर के थ्रू होता है वो 0.5% होता है किसी भी पर्सन की बेसिक सैलरी का, या फिर मैक्सिमम ₹75 होता है पर एम्प्लॉय पर मंथ। ये वाला अमाउंट अच्छे से याद रखिएगा। और अगर मान लीजिए उसके पास कोई भी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम नहीं है इडली मतलब ईपीएफ के अलावा, तो उसका जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है वो ₹15,000 पर मंथ है। तो वहाँ पे आप फिर 15,000 रुपये तक महीना अपना जमा कर सकते हैं, और अगर 15,000 से ज़्यादा हो गया तो भी आपको बेनिफिट जो है वो 6 लाख का ही मिलेगा, उससे कम का नहीं मिलेगा। जितनी भी कैलकुलेशन इडली के अंदर की जाती है उसमें डियरनेस अलाउंस जो होता है उसको हमेशा ऐड किया जाता है बेसिक सैलरी में। सिंपल बेसिक सैलरी में अगर आप डियरनेस अलाउंस ऐड नहीं करेंगे तो आपकी इडली की कैलकुलेशन नहीं हो सकती है। तो आप देखते हैं कि इडली की कैलकुलेशन होती किस तरीके से उनके चार्जेस की। तो जो भी रजिस्टर्ड नॉमिनी होता है वो यहाँ पे एक लमसम अमाउंट जो है वो रिसीव करता है। अगर जो यहाँ पे पर्सन था जिसको इसके अंदर एनरोलमेंट किया गया था उसकी डेथ हो जाती है, या फिर जो उसका लीगल हायर होता है उसको यहाँ पे मिलता है। इसको कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले तो जो एम्प्लॉय होता है उसकी 12 मंथ्स की एवरेज मंथली सैलरी को यहाँ पे रखा गया है, और यहाँ पे कैप कितने की लगाई गई है 50,000 रुपीज़ की लगाई गई है। उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 30 से, क्योंकि 30 दिन का हम यहाँ पे कर रहे हैं, 30 से किया जाएगा और उसको ऐड ऑन कर दिया जाएगा बोनस अमाउंट में। तो यहाँ पे जो भी एवरेज मंथली सैलरी है एम्प्लॉय की डेट इज़ 15,000, उसको किससे मल्टीप्लाई किया गया, तो यहाँ पे 15,000 को मल्टीप्लाई किया गया 30 से, और उसके अंदर प्लस कर दिया गया 1,50,000, मतलब कि बोनस अमाउंट कर दिया गया। तो टोटल ये कितना बन गया 6 लाख रुपीज़ बन गया। तो इस तरीके से इडली चार्जेस को कैलकुलेट किया जाता है। अब कंट्रीब्यूशन किस तरीके से किया जाता है, तो एम्प्लॉयर जो होता है
वो इडली की में जो है कंट्रीब्यूशन करता है, डायरेक्टली नहीं करता, ईपीएफ में करके, ठीक है। तो यहाँ पे बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज़ जो है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करेगा और एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो डिडक्ट हो जाएगा। जब मान लीजिए कि अगर मान लीजिए 10,000 रुपये सैलरी है किसी पर्सन की और 1,000 रुपये वो जो है ईपीएफ में जाएगा, तो जो पर्सन है, जो भी एम्प्लॉय है, उसको सैलरी कितनी मिलेगी, 9,000 रुपीज़ मिलेगी। तो मतलब यहाँ पे जब वो अमाउंट क्रेडिट कर रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, उसी टाइम में ये जो मतलब कि कंट्रीब्यूशन होगा वो कट डाउन हो जाएगा और डायरेक्ट पेमेंट इडली में हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं कि एम्प्लॉइज़ जो होता है उसको अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन देना होता है, तो एम्प्लॉय को अपना जो टोटल कंट्रीब्यूशन देना होता है ईपीएफ के लिए वो होता है 12%, ईपीएस में उसको अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता और इडली में भी अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता। वहीं पे जो एम्प्लॉयर होता है उसको ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन देना होता है 3.6% का, ईपीएस में देना होता है 8.33% का या फिर ₹1,250 रुपीज़ का, और इडली में 0.50% या मैक्सिमम ₹75 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। तो ये वाली टेबल जो है आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। जो चीफ मोटिव है यहाँ पे इडली स्कीम का वो ये है कि जो फैमिली मेंबर्स है किसी भी पॉलिसी होल्डर के या डिसीज पर्सन के, उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती रहे। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो है क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन से शुरू करने से पहले जो है, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जल्दी से जल्दी हम आपका सिलेबस खत्म करने वाले हैं, तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, और उसके बाद हम फिर प्रैक्टिस सेट्स को भी शुरू कर देंगे। सबसे पहले जो है एक पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता है। इसमें आपको 4 स्टेटमेंट दे रखी है और आपको बताना है कि सही कौन सी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो एक फंडामेंटल राइट है और जो राइट टू प्राइवेसी है वो एक इम्प्लाइड राइट है। सेकंड है राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक लीगल राइट है, और सेकंड यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। थर्ड है यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी एक इम्प्लाइड राइट है, वहीं पे राइट टू प्राइवेसी जो है वो एक लीगल राइट है। और फोर्थ जो है राइट टू प्रॉपर्टी एक लीगल राइट है और वहीं पे राइट टू प्राइवेसी इज इम्प्लाइड राइट है। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से पढ़िए स्टेटमेंट को और फिर इसे आंसर कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो पहले फंडामेंटल राइट था, बट अब वो नहीं है, वो अब एक लीगल राइट बन चुका है। और प्राइवेसी का जो राइट है वो एक इम्प्लाइड राइट है, जो भी किसी पर्सन पे इम्प्लाई होता है हर किसी के ऊपर। तो ये वाला पॉइंट आपका सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म को यूज़ करके पोल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं वाटर के अंदर, अगर मान लो कोई ऑयल स्पिल आ गया, तो ये आपका बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, तो उसको प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। एक आ जाता है, फर्स्ट ऑप्शन है बायोमैग्निफिकेशन, सेकंड इज बायो रेमिडिएशन, थर्ड इज बायोमिथेनेशन एंड फोर्थ इज बायो रिडक्शन। तो एक बार इसे पोज करके इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है, तो अगर मान लीजिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके इन्वायरमेंट से या फिर वाटर में से ऑयल का पोल्यूशन रिमूव करते हैं, तो उसको बायो रेमिडिएशन कहा जाता है। मतलब बायोलॉजी एक लिविंग बीइंग को यूज़ करके हम किसी चीज़ की रेमेडी निकाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, क्योंकि मोस्ट ईजी क्वेश्चन है, ये चीज़ें हम बहुत साल से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है उसके अंदर गैस कौन सी रिलीज हुई थी। फर्स्ट है मिथाइल आइसोसाइनेट, सेकेंड है सोडियम आइसोथायोसाइनेट, थर्ड है नाइट्रोजन आइसोथायोसाइनेट एंड लास्ट इज पोटेशियम आइसोथायोसाइनेट। तो बहुत सिंपल है, इसको जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आपसे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा सेल का पार्ट होता है जिसमें कि पैरोविक एसिड जो है वो ब्रेक होकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी को रिलीज करता है। तो फर्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड इज क्लोरोप्लास्ट, थर्ड इज न्यूक्लियस एंड फोर्थ इज साइटोप्लाज्म। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए। ओके डन। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जिसको हम पावर सेल ऑफ हाउस भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। यही एक ऐसा पार्ट होता है जिसमें पैरोविक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी आ गया ना, तो एनर्जी को रिलीज करता है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज कि यहाँ पे आपको बताना है कि कोई भी जो बेबी पैदा होता है, ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, तो उस पर्सन का जो सेक्स होता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो कब डिटरमाइन होता है, कौन सी स्टेज पे होता है। तो फर्स्ट इज द कंसेप्शन टेक्स प्लेस, मतलब कि जैसे ही कोई मदर जो है वो प्रेग्नेंट होती है उसी टाइम में वो डिसाइड हो जाता है। सेकंड, व्हेन जो स्पर्म है वो ओवम को फर्टिलाइज करता है। थर्ड, एम्ब्रियो जो है वो पार्शियली डेवलप्ड है, मतलब कि जो एम्ब्रियो होता है, जो बच्चा होता है, वो थोड़ा सा डेवलप हो चुका होता है। एंड लास्ट इज एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड इज नियर, मतलब कि जब प्रेगनेंसी आपकी खत्म होने वाली है, आपकी डिलीवरी होने वाली है, उस टाइम पीरियड में होता है। तो एक बार इसे अटेम्प्ट कीजिए।
ओके डन। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है जब कंसेप्शन होता है, मतलब जैसे ही जो है वो हार्मोन्स बॉडी के अंदर आ जाते हैं, हमारा जो एम्ब्रियो होता है वो फीमेल यूट्रस के अंदर चला जाता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसी टाइम पीरियड में जो बेबी होता है उसका सेक्स डिटरमाइन हो जाता है। और जो डिपेंड करता है फादर के ऊपर कि फादर जो है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन स्पर्म का क्या है, ये डिपेंड नहीं करता सेक्स ऑफ चाइल्ड की मदर ने क्या किया है, वो डिपेंड करता है फादर के ऊपर सारा का सारा। तो यहाँ तक जो है वीडियो हमारी कंप्लीट हुई है, सोशल सिक्योरिटी का सिलेबस पूरा हो गया। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।